बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग वेक्टर चैप्टर में सदिश विश्लेषण यानी कि वेक्टर चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और भौतिक राशियां जो सदिश और अदिश कैटेगरी में रखी गई हैं। तो धारा घनत्व, यहाँ पर हम लिख रहे हैं अदिश भौतिक राशियां, यहाँ पर सदिश और यहाँ पर टेंसर या जिसे प्रदिश कहते हैं। तो सदिश भौतिक राशियों में एक एग्जाम्पल, बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा घनत्व को J से लिखा जाता है और J इज इक्वल टू होता है I अपान A परपेंडिकुलर, यानी कि एकांक लंबवत क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। गौर करिएगा, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम बता चुके हैं। एरिया सदिश राशि है, धारा घनत्व को भी सदिश होना चाहिए ताकि इन दोनों का गुणनफल अदिश हो सके। ये धारा जो है अदिश है, क्षेत्रफल सदिश है, लेकिन गौर करिएगा यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश रूप में नहीं लिखा हुआ है, क्षेत्रफल के लंबवत घटक का परिमाण लिखा हुआ है। ये लंबवत घटक का परिमाण लिखा हुआ है। तो और ये जो है सदिश होनी चाहिए। मैं लॉजिक दे रहा हूं आपको। दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश हो सकता है। अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं कि दो सदिशों का डॉट गुणनफल करने से अदिश राशि प्राप्त हो जाती है। यदि धारा घनत्व अदिश हो, स्केलर हो, तो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर आ जाएगा। ये वेक्टर है नहीं, तो आई को लिखते हैं हम लोग J इंटू ए परपेंडिकुलर, और ए परपेंडिकुलर की जगह लिखते हैं ए कास थीटा। वैल्यू उसकी पुट करते हैं कास घटक, लंबवत घटक को कास घटक कह रहे हैं, तो J ए कास थीटा को हम लोग लिखते हैं J डॉट ए। ये डॉट गुणनफल की परिभाषा है। ए डॉट बी, दो वेक्टरों का डॉट गुणनफल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए परिमाण बी परिमाण कास थीटा। ये अभी आगे पढ़ाएंगे हम। तो आप देख पा रहे होंगे कि धारा घनत्व सदिश है, एरिया सदिश है, और दोनों का डॉट गुणनफल धारा है जो कि अदिश है। ये धारा अदिश है, स्केलर है, धारा स्केलर है, करंट स्केलर है। धारा घनत्व करंट डेंसिटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी वेक्टर है और एरिया वेक्टर है। दो वेक्टरों का डॉट गुणनफल करने से स्केलर राशि अदिश राशि प्राप्त हो जाती है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, धारा घनत्व कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसकी दिशा क्या होती है? जैसे हम किसी चालक में बैटरी या सेल लगा करके धारा प्रवाहित करें तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में धनायन गति करते हैं। एक्चुअली चालकों में धनायन नहीं गति करता, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के ठीक विपरीत धनायन की गति मानी जा सकती है। और किसी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है, अभी आगे चल करके ओम के नियम में सेकेंडरी में आप पढ़ोगे, ओम के नियम का जब डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ोगे J इक्वल टू ई बाई रो, तो आपको पता चलेगा जो दिशा ई वेक्टर की है किसी बिंदु पर, वही धारा घनत्व की है। गौर करिएगा, एकांक क्षेत्रफल, एकांक लंबवत क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व किसी सेक्शन के किसी बिंदु पर निकाला जाता है, जबकि धारा पूरे क्षेत्रफल से निकाली जाती है। पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा की बात की जाती है, फाइंड की जाती है धारा का मान। धारा मैक्रो राशि है, स्थूल राशि है, क्योंकि वो पूरे क्षेत्रफल से संबंधित है। और धारा घनत्व माइक्रो राशि है, क्योंकि वो किसी बिंदु पर निकाली जा रही है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे प्रेशर बराबर होता है लंबवत बल बटे क्षेत्रफल। तो बल जो है पूरे एरिया पे लगाते हो, जब आप बल लगाते हो तो पूरे एरिया पे लगाते हो, तो बल जो है पूरे एरिया से संबंधित राशि है, मैक्रो राशि है, स्थूल राशि है। जबकि प्रेशर किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर निकाला जाता है, ये माइक्रो राशि है, सूक्ष्म स्तरीय राशि है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे प्रेशर और बल में संबंध है, उसी तरीके धारा और धारा घनत्व में संबंध है। ये माइक्रो राशि है, ये मैक्रो राशि है। तो धारा मैक्रो स्थूल राशि है और धारा घनत्व किसी बिंदु पर फाइंड किया जाता है,
और जिस बिंदु पर फाइंड करना है उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को रो से डिवाइड करते हैं। रो है प्रतिरोधकता, घनत्व नहीं है, प्रतिरोधकता है चालकता के पदार्थ का। तो ये ओम का नियम है और ये नियम बताता है कि जे की दिशा वही होगी जो उस बिंदु पर ई की दिशा हो। तो धारा घनत्व किसी सेक्शन के किसी बिंदु पर फाइंड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आयतन। आयतन जो है वो आगे चल के पढ़ाएंगे। ए डॉट बी क्रॉस सी से व्यक्त किया जाता है, यानी कि दो वेक्टरों का क्रॉस गुणा करोगे वेक्टर राशि आएगी और वेक्टर राशि को ए से, उस वेक्टर राशि को ए से डॉट गुणा करोगे, ये डॉट गुणा है तो ये अदिश राशि प्राप्त होगी। तो आयतन जो है वो अदिश है, स्केलर है, गौर करिएगा। क्षेत्रफल सदिश है लेकिन आयतन अदिश है, स्केलर है। तो ये इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं और दो वेक्टरों के क्रॉस गुणे से वेक्टर राशि प्राप्त होती है। फिर उसका जब हम ए के साथ तीसरी वाली के साथ डॉट गुणा करते हैं, देखो डॉट का चिन्ह लगा हुआ है, तो हमें आयतन प्राप्त होता है। ये इसको आप सिंपल भाषा में समझो तो इसको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आपने हाई स्कूल तक पढ़ा है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अगर किसी पैरेललोपाइड क्या होता है, वो झुका हुआ घनाभ होता है, इस टाइप का झुका हुआ घनाभ। तो झुके हुए घनाभ का आयतन अगर आप निकालो, झुके हुए घनाभ का आयतन निकालो, तो ये वाली भुजा अगर ए वेक्टर द्वारा प्रदर्शित है, ये वाली भुजा अगर बी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित है और ये वाली भुजा अगर सी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित है, तो इस बने हुए झुके हुए घनाभ जिसे पैरेललोपाइड कहते हैं, इसका आयतन निकलता है ए डॉट बी क्रॉस सी से। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई टाइप का सूत्र लिखा हुआ है, लेकिन ये वेक्टर स्वरूप में लिखा हुआ है और इससे ये पता चल रहा है कि तीनों वेक्टरों की मदद से हम अदिश राशि प्राप्त कर रहे हैं, जिसे हम आयतन कह रहे हैं, वॉल्यूम कह रहे हैं। और वैसे भी आप देखो, जैसे ये डब्बा है, डब्बे का आयतन का मतलब जो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में जितनी जगह घेर रहा है, जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर हम डब्बे को यहाँ रखें तब भी उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और चाहे कहीं नॉर्थ में ले जाए, कहीं ईस्ट में ले जाए, कहीं वेस्ट में ले जाए, तब भी इतनी ही स्पेस, इतनी ही जगह ये धारण करेगा, जगह उतनी जगह घेरेगा। यानी कि आयतन दिशा बदलने पर नहीं बदल रही। कहीं भी ले जाओ आप इसको, किसी दिशा में ले जाओ, जितनी जगह ये यहाँ घेर रहा है उतनी जगह कहीं और भी घेरेगा। तो इसका मतलब आयतन अदिश राशि है, आयतन का दिशा से कोई संबंध नहीं है। क्षेत्रफल के बारे में आपसे एक और छोटी सी क्वेश्चन की चर्चा करें। क्षेत्रफल आप समझ गए थे सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश राशि है। और एक छोटे से क्वेश्चन की चर्चा करें। यदि मैं आपसे एक आर त्रिज्या का गोला बना करके पूछूं, कि बताओ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो आप जवाब देते हो 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये गोला है और इसके बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर आपने हाई स्कूल में ठोस ज्यामिति में पढ़ा था। तो ये क्या चीज है, ये इस गोले के पृष्ठ पर लिए गए छोटे से क्षेत्रफल डीए वेक्टर के परिमाण का योग है। यानी कि अगर इसके ऊपर हम छोटा सा क्षेत्रफल लें, जिसको हम डीए कह रहे हैं, छोटा सा क्षेत्रफल लें, अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल लें, तो इसकी दिशा इसके लंबवत इधर की ओर होगी, ये एन कैप द्वारा व्यक्त की जाएगी। तो ये जो आप बताते हो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ये छोटे से, इसके ऊपर लिए गए छोटे से क्षेत्रफल के परिमाण का योग है। यानी कि इसके ऊपर छोटे छोटे टुकड़े क्षेत्रफल के करो और छोटे छोटे क्षेत्रफलों के परिमाणों का जोड़ करो, तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, इसका मान है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप से पूछा जाए टोटल एरिया वेक्टर बताइए, इसके गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल का टोटल एरिया वेक्टर बताइए, टोटल कुल क्षेत्रफल सदिश बताइए, तो आपको डीए वेक्टर का समेशन या योग करना पड़ेगा। अब इसको समेशन कह लो चाहे इंटीग्रेशन कह लो, समेशन का मतलब भी जोड़ना होता है, इंटीग्रेशन का भी मतलब जोड़ना होता है, एक ही बात है। तो मैं, चूंकि आप समेशन से परिचित हैं तो मैं समेशन लगा दे रहा हूँ, वो एक्चुअली इंटीग्रेशन ही लगा हुआ है। तो समेशन ऑफ ऑल एरियाज। अब देखिएगा, अगर हम सभी छोटे छोटे एरिया वेक्टर्स का योग करें, समेशन माने योग,
तो टोटल एरिया वेक्टर प्राप्त होगा और ये 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लोगे तो इसके ठीक सामने अपोजिट भी एक छोटा एरिया ले सकते हो और इसकी एरिया वेक्टर की, इस छोटे से एरिया वेक्टर की दिशा इधर की ओर होगी, जो कि ये एरिया वेक्टर डी, ये वाला डी ए वेक्टर इधर की ओर है, ये वाला डी ए वेक्टर इधर की ओर है, दोनों ठीक अपोजिट है। तो जब दोनों का वेक्टर योग करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से हम पूरे सतह पर कोई भी दो छोटे टुकड़े सामने अपोजिट ले सकते हैं और दिखा सकते हैं कि इनका वेक्टर योग 0 होगा। यानी कि पूरा अगर गोला है, पूरा कंप्लीट गोला है, तो उसके ऊपर दो छोटे टुकड़े ऐसे जरूर होंगे जिनके एरिया वेक्टर अपोजिट दिशा में होंगे और उनका वेक्टर योग करने पर 0 आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम पूरे एरिया वेक्टर का मान निकालें, पूरे क्षेत्रफल का सदिश योग करें पृष्ठ पर, तो वो 0 आएगा। तो आप देख रहे हैं, अगर आपसे पूछा, दो क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपसे पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल परिमाण पूछा जाए तो आप 4πr² बोलना, और अगर आपसे टोटल एरिया वेक्टर पूछा जाए तो 0 आंसर आएगा। समझ गए होंगे आप। अब यहां पे मैं कुछ और एग्जांपल भी दे रहा हूं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। डिफरेंशिएशन, अवकलन का मतलब होता है किसी भी भौतिक राशि के परिवर्तन की दर निकालना। अब जैसे मान लो हम संवेग में, किसी कोई कण चल रहा है, गति कर रहा है, इसका संवेग p है, और संवेग में परिवर्तन की दर निकालें। इस कण के संवेग में 1 सेकंड में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसको निकालें, तो इसको कहते हैं dp/dt। यदि dt समय अंतराल, छोटे समय अंतराल dt में संवेग में परिवर्तन dp वेक्टर है, किसी समय पर संवेग p वेक्टर द्वारा व्यक्त किया गया है, और छोटे समय अंतराल dt में संवेग में परिवर्तन dp वेक्टर द्वारा व्यक्त किया गया है, तो ऐसे लिखोगे ना, dt समय में संवेग में परिवर्तन dp हुआ तो एकांक समय में 1 सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ, dp/dt। एकांक समय में संवेग में होने वाले परिवर्तन को हम लोग संवेग परिवर्तन की दर कहते हैं। और न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार dp/dt को हम लोग लिखते हैं बल के बराबर। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। तो आप संवेग परिवर्तन की जब दर निकालते हो तो क्या चीज निकालते हो, क्या चीज निकलती है, बल। इस कण पर लगाया गया बल निकलता है। तो अगर बल हमने लगा रखा है F बाहर से, तो ये बाह्य बल संवेग में परिवर्तन उत्पन्न करेगा और संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा, ऐसा कहना था न्यूटन साहब का। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। तो आप समझ पा रहे होंगे, परिवर्तन की दर जो निकाली जा रही है वो समय के सापेक्ष निकाली जा रही है। इसको हम d/dt ऑफ p भी पढ़ते हैं, इसको हम गणित की भाषा में d/dt ऑफ p पढ़ते हैं। यानी कि इसको हम गणित की भाषा में कहते हैं संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आ रहा है। डिफरेंशिएशन करने का किसी भौतिक राशि, जैसे यहाँ संवेग एक भौतिक राशि है, संवेग का d/dt कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं समय के सापेक्ष, तो क्या निकाल रहे हैं, समय के सापेक्ष संवेग में परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं। तो संवेग में परिवर्तन की दर निकालने से निकल क्या रहा है, बल निकल रहा है कि इस कण पर हमने कितना बल लगा रखा है। तो आप समझ पा रहे होंगे अवकलन का क्या महत्व है, क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। अगर हम 3 दिशाओं में अवकलन करें किसी भौतिक राशि का, x y z 3 दिशाओं में अवकलन करें, यानी कि किसी भौतिक राशि में x y z 3 दिशाओं में परिवर्तन की दर निकालें, तो इसको निकालने के 3 तरीके हैं। और हम यदि अदिश राशि के साथ में, तो 3 दिशाओं में अवकलन करने को डेल से लिखते हैं, और डेल का मतलब है del/del x i कैप, del/del y j कैप, del/del z k कैप। ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। डेल, इसको डेल या नेबुला पढ़ते हैं, डेल/ नेबुला पढ़ते हैं। ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। डिफरेंशियल ऑपरेटर मतलब कोई बहुत कठिन चीज नहीं बता रहा हूं, आराम से ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। डिफरेंशियल ऑपरेटर होने का मतलब है कि ये अपने दाहिनी तरफ लिखी हुई भौतिक राशि को x y z 3 दिशाओं में डिफरेंशिएट करता है, यानी कि उस भौतिक राशि में परिवर्तन की दर x y और z दिशा में निकालता है। तो जैसे हम अदिश वाले कॉलम में लिख रहे हैं, डेल को अगर हम गुणा करें, ताप से, टेम्परेचर थीटा से, तो क्या निकलेगा,
ताप में एक्स वाई जेड दिशा में परिवर्तन की दर निकलेगी। इसको कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? टीजी। टीजी टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी कि ताप में परिवर्तन की दर, ताप में एक्स वाई जेड दिशा में क्या परिवर्तन हो रहा है एकांक दूरी चलने पर, तो इसको कहते हैं ताप प्रवणता। यानी कि अगर हम थीटा का एक्स के साथ या वाई के साथ या जेड के साथ ग्राफ खींचे तो किसी पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट की स्लोप को प्रवणता कहते हैं। तो डी थीटा बाई डी एक्स ये आ जाएगा। अब आप डेल का ये मान अगर यहां पे पुट करोगे, यानी कि थीटा से अंदर गुणा करोगे, तो देखिएगा थीटा जो ताप है वो अदिश राशि है स्केलर, और स्केलर का डेल से जब गुणा करोगे आप तो आपको पहला पद प्राप्त होगा डेल बाई डेल एक्स थीटा आई कैप। ये ताप में एक्स दिशा में परिवर्तन की दर है, और ये है ताप में परिवर्तन की वाई दिशा में दर, और ये है जेड दिशा में दर। मतलब थीटा का मान यहाँ पे पुट कर दिया और इधर से गुणा कर दिया अंदर, थीटा को अंदर ले आया तो थीटा यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो डेल को दोनों पक्षों में थीटा से, यहाँ भी थीटा से गुणा किया, यहाँ भी थीटा से गुणा किया, थीटा को अंदर ले आए तो ये आ गया। तो आप समझ पा रहे होंगे ताप में परिवर्तन की दर हम लोग निकाल रहे हैं, ताप में परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं एक्स दिशा में, वाई दिशा में, जेड दिशा में। इसको एक्स दिशा में ताप प्रवणता कहते हैं, इसको वाई दिशा में ताप प्रवणता कहते हैं, इसको जेड दिशा में ताप प्रवणता कहते हैं। और इस पूरे का मान जो आ रहा है जो कि डेल थीटा का मान है, इसको हम टोटल ताप प्रवणता कहते हैं। तो ये कैसी राशि हुई? थीटा, छोटी सी बात समझाना चाह रहे हैं कि ये थीटा जो है ताप है और डेल क्या है? एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो कि वेक्टर राशि है। तो एक वेक्टर का जब स्केलर से गुणा होगा तो वेक्टर राशि प्राप्त होगी, यानी कि टीजी टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसी भौतिक राशि है? टीजी कैसी भौतिक राशि है? वेक्टर। यानी कि किसी अदिश राशि को डेल से गुणा करोगे तो सदिश राशि प्राप्त होगी। इसका दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, विद्युत विभव या गुरुत्वीय विभव को अगर डेल से गुणा करें और माइनस से गुणा करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये विद्युत विभव है तो ये विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ये ऐसा आपको सेकेंड ईयर में मैं पढ़ाऊंगा, ये सूत्र सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे आप। पोटेंशियल विद्युत विभव में इन दिशाओं में परिवर्तन की ऋणात्मक दर निकालिए तो विद्युत क्षेत्र निकल आता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर निकल आता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र वेक्टर निकल आता है। तो ई वेक्टर बराबर डेल इंटू वी, यानी कि विद्युत विभव एक भौतिक राशि है जो अदिश है, ये अदिश है, और इसको डेल वेक्टर से जो कि सदिश है गुणा करोगे तो डेल से गुणा करने पर दो बातें ध्यान रखनी। एक तो हम अदिश को सदिश से गुणा कर रहे हैं इसलिए सदिश प्राप्त होगा, दूसरी बात हम इस अदिश को जब डेल से गुणा कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, हम विभव में परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं। तो विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर, माइनस चिन्ह आगे लिखा हुआ है, विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो आप देख पा रहे हैं, मोटी मोटी बात समझा रहे हैं कि विभव प्रवणता, इसको पढ़ते हैं हिंदी में विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। माइनस साइन ये बताता है कि जिधर पोटेंशियल गिरेगा उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो आप समझ पा रहे हैं, इसको ग्रेड वी पढ़ते हैं, इसको हम लोग ग्रेड वी पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं ग्रेड वी, ग्रेडियंट ऑफ वी, ग्रेड वी विद माइनस साइन इज इक्वल टू ई। आप समझ पा रहे होंगे। तो पहला डेल का पहला उपयोग है किसी अदिश राशि से उसका सिंपल गुणा। यहां पर देखो डॉट क्रॉस नहीं लगा हुआ। अब आ जाइए सेकंड एग्जाम्पल में आ जाइए। तो डेल का अगर हम किसी वेक्टर से डॉट गुणा करें, जैसे विद्युत क्षेत्र वेक्टर है और डेल से डॉट गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा? एक अदिश राशि प्राप्त होगी। दो वेक्टरों का डॉट गुणा करने से अदिश राशि प्राप्त होती है। तो डेल डॉट ई बराबर होता है रो अपॉन एप्सिलॉन 0। ये गास की प्रमेय का डिफरेंशियल स्वरूप है। ये सेकेंड ईयर में आप लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। दो वेक्टरों के डॉट गुणन से, इसको अदिश गुणा भी कहते हैं, दो वेक्टरों के स्केलर गुणन से रो अपॉन एप्सिलॉन 0 प्राप्त हो रहा है। रो क्या है? आवेश का घनत्व। रो क्या है? आवेश का घनत्व। और एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी है, फ्री स्पेस की, वैक्यूम की निर्वात की। तो आप देख रहे हैं, इसको पढ़ते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में डाइवर्जेंस ऑफ ई।
क्या पढ़ते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं यदि फैल रही हैं, किसी बिंदु से फैल रही हैं, तो डाइवर्जेंस धनात्मक होगा। तो यानी कि उस बिंदु पर आवेश का घनत्व तो धनात्मक है, यानी कि वहां पर आवेश धनात्मक रखा हुआ है। लेकिन अगर हम डेल्टा टी की वैल्यू निकालें और ऋणात्मक आ जाए, इसका मतलब चारों तरफ से इलेक्ट्रिक लाइंस कन्वर्ज हो रही हैं अंदर की ओर। तो अगर हम किसी बिंदु पर डाइवर्जेंस निकालें, डाइवर्जेंस निकालने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी बिंदु पर एक्स, वाई और जेड 3 दिशाओं में परिवर्तन की दर निकालना। परिवर्तन की दर यहां भी निकाली जा रही है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी की निकाली जा रही है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी का डेल से डाट गुणा करते हैं तो इसको हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ ई पढ़ते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ई का मतलब है जब हम डेल से ई का डाट गुणा कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैल रही हैं या उस बिंदु पर सिकुड़ रही हैं। अगर फैल रही हैं तो वहां पे धनात्मक आवेश रखा हुआ है, वहां पर रो की वैल्यू धनात्मक आ जाएगी, और अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कन्वर्ज हो रही हैं, सिकुड़ रही है। तो डाइवर्जेंस निकालने से यह पता चलता है कि किसी बिंदु पर आवेश धनात्मक रखा है या ऋणात्मक रखा है। यानी कि हम लोग यहां पर वेक्टर ई में परिवर्तन की दर निकाल रहे थे एक्स, वाई, जेड दिशाओं में, 3 दिशाओं में। अब तीसरा एग्जांपल लें, यानी कि आपको समझ में आ गया कि डेल का जब ई से डाट गुणा करेंगे, डेल का ई से जब डाट गुणा करेंगे तो आएगी अदिश राशि। अदिश राशि यानी कि किसी वेक्टर का अगर कोई पूछे कि किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस अदिश होता है या सदिश होता है, तो आप बोलोगे अदिश। तो आप इस एग्जांपल को लिखोगे अदिश साइड में, इधर लिखोगे। और ये जो एग्जांपल मैंने बताया था डेल इंटू थीटा, अदिश राशि का ग्रेडियंट निकालते हैं, इसको ग्रेडियंट पढ़ते हैं। तो अदिश राशि का जब ग्रेडियंट निकालोगे डेल से गुणा करके तो निकलेगा एक वेक्टर राशि, और इसको लिखेंगे हम इधर वाले सदिश वाले कॉलम में। तो आप मेरे ख्याल समझ पा रहे होंगे कि अदिश राशि का डेल से गुणा करने पे सदिश प्राप्त होगा। यानी कि अगर कोई पूछे कि टेम्परेचर का ग्रेडियंट या विभव का ग्रेडियंट अदिश होता है या सदिश, तो आप बोलोगे सदिश, वेक्टर होता है। लेकिन अगर पूछे कोई किसी वेक्टर राशि का डाइवर्जेंस यानी कि डेल से डाट गुणा करने पे अदिश राशि प्राप्त होती है कि सदिश, तो आप बोलोगे स्केलर या अदिश राशि प्राप्त होती है, डाट गुणा करने से अदिश राशि प्राप्त होती है। और आगे देखिए तीसरा एग्जाम्पल, डेल का अगर हम ई वेक्टर से क्रॉस गुणा करें, 2 वेक्टरों का ही आपस में डाट क्रॉस गुणा होता है। तो ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को डेल से अगर क्रॉस गुणा करो तो क्या प्राप्त होता है, बोलते हैं कर्ल ई। क्या बोलते हैं, कर्ल ऑफ ई। कर्ल का मतलब होता है घुमाव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कर्ल निकालो तो 0 आता है। क्यों 0 आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती हैं, इनका क्लोज लूप नहीं बनता। तो जिन फील्ड लाइंस का क्लोज लूप नहीं बनता उनका कर्ल 0 आ जाता है, यानी कि वो नॉन कर्ली फील्ड है। तो डेल का जब ई से क्रॉस गुणा करेंगे और हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल निकालेंगे, इसको कर्ल पढ़ते हैं, तो कर्ल जब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो ये बताएगा, अगर ये कर्ल निकालने पे 0 नहीं आता तो इसका मतलब उसका घुमाव पूरा हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती, जैसा कि नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, इसलिए कर्ल 0 आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में यही कर्ल डेल क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल निकालो तो ये μ0 J के बराबर आ जाता है, धारा घनत्व इंटू μ0 के बराबर आ जाता है, यानी कि ये 0 नहीं आता। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कर्ली फील्ड है, घुमावदार फील्ड है, उसका क्लोज लूप, उसकी चुंबकीय बल रेखाओं का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्लोज लूप बनता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि डेल के 3 उपयोग हैं, किसी वेक्टर से क्रॉस गुणा, डेल का किसी वेक्टर से क्रॉस गुणा करना, इसको कर्ल ऑफ दैट वेक्टर पढ़ते हैं। डेल का किसी वेक्टर से डाट गुणा करना, इसको हम डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर पढ़ते हैं। डाइवर्जेंस निकालने से अदिश राशि प्राप्त होती है, कर्ल निकालने से सदिश राशि प्राप्त होती है, और ग्रेडियंट निकालने से, ग्रेडियंट निकालते हैं किसी अदिश राशि का, स्केलर राशि का, और स्केलर राशि से डेल का गुणा करने पर उसका ग्रेडियंट या उसकी स्लोप निकलती है, उसकी प्रवणता निकलती है, और ये भौतिक राशि सदिश होती है। तो मेरा ख्याल आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। वेक्टर एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। इसके आगे हम लोग सदिशों के प्रकार पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।